गाइस, वेलकम बैक अगेन इन फोबी इंजीनियर्स। तो हम चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं पावर प्लांट एंड इंजीनियरिंग का, जिसका नाम है स्टीम टरबाइन। एसएससी जेईई आरआरबी जेईई के लिए मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ और ये वीडियोस मैं काफ़ी शॉर्ट में बना रहा हूँ क्योंकि स्टीम टरबाइन जो टॉपिक है काफ़ी बड़ा और लेंदी टॉपिक है, काफ़ी चीज़ें इसमें पढ़ने के लिए होती है। बट आप जब यूनिवर्सिटी लेवल की तैयारी कर रहे हो तो यूनिवर्सिटी लेवल की अगर तैयारी कर रहे हो उसके लिए वीडियोस देख रहे हो तो मेरे को आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में चेक करना। आपको तो टर्बो मशीनरी एक प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें मैंने बहुत डिटेल में ये टॉपिक को पढ़ाया है। बट आज हम एसएससी जेईई और आरआरबी जेईई के लिए ये टॉपिक को पढ़ रहे हैं, तो हम ज़्यादा डीप में जाकर नहीं पढ़ेंगे। इसलिए डीप में जाकर नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर है? क्योंकि गाइस अगर आप मैं लास्ट वीडियो के लास्ट में मैं 10 ईयर के लगभग 10 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको कराऊंगा और आप देखोगे जो भी टॉपिक्स मैं इस वीडियो में पढ़ा रहा हूँ उसी टॉपिक से सिर्फ क्वेश्चन बनते हैं, उनसे हटकर क्वेश्चन नहीं बनते। तो चैप्टर में बहुत कुछ होता है पढ़ने के लिए, हर चीज़ पढ़ना नहीं है हमें, कम से कम टाइम में चीज़ों को अच्छी तरीके से कंप्लीट करना है। तो जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जितना ये वीडियो में पढ़ा रहा हूँ, इतना ही आपको इस टॉपिक के लिए बस पढ़ना है और इससे क्वेश्चंस भी मैं कराऊंगा वीडियो के लास्ट में। तो चलिए लेट नहीं करते हैं, जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टीम टरबाइन का डेफिनेशन पहले पढ़ते हैं। टरबाइन वगैरह क्या होता है, हमने जो फ्लूइड मशीन एंड मशीनरी जो सब्जेक्ट था उसमें हम बहुत अच्छी तरीके से टरबाइन के बारे में पढ़ चुके हैं। इम्पल्स टरबाइन था उसमें हमारा, और हाइड्रोलिक टरबाइन, हाइड्रोलिक पंप वगैरह हम देख चुके हैं। नाउ स्टीम टरबाइन की बात करने वाले, क्या डेफिनेशन कहता है? A steam turbine is a prime mover in which the potential energy of steam is transferred into kinetic energy and later in its turn it's transformed into mechanical energy of rotation of turbine shaft। क्लियर है? टरबाइन का काम क्या करता है? टरबाइन का काम होता है मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करना। तो टरबाइन मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है, उस मैकेनिकल एनर्जी को हम जनरेटर से कनेक्ट करके उस मैकेनिकल को हम इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारा स्टीम टरबाइन पावर प्लांट वगैरह काम करता है। ठीक है, तो जैसे देख सकते हैं, जैसे ये हमारा एक टरबाइन है, मान लेते हैं ये टरबाइन है, तो टरबाइन में हम इनपुट पावर देंगे। टरबाइन में इनपुट पावर देंगे तो टरबाइन में इस तरीके के ब्लेड्स लगे होते हैं। तो ये जो हमारा स्टीम है, ब्लेड पे क्या करेगा, टकरा स्ट्राइक करेगा, इसके कारण इम्पल्स मोमेंटम जनरेट होगा, तो उसकी वजह से हमारा ये रोटेट होना स्टार्ट होगा हमारा ब्लेड। तो ब्लेड की रोटेट होने से हमें क्या आउटपुट एनर्जी मिलेगा। क्लियर है? और जाहिर सी बात है इनपुट में जो फ्लूइड आ रही होगी, जाहिर सी बात है उसकी हाई एनर्जी फ्लूइड होगी और टकराने के बाद जो बाहर निकलेगी वो लो एनर्जी फ्लूइड होगी। क्लियर है? इन इनपुट और आउटपुट से हमें क्या मिलता है, मैकेनिकल वर्क मिलेगा। और इसी मैकेनिकल वर्क को अगर हम जनरेटर में कनेक्ट लगा दें तो हमें यहाँ से इलेक्ट्रिक एनर्जी या इलेक्ट्रिक वर्क मिलेगा। इतना क्लियर हो गया? ओके, सो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं स्टीम टरबाइन। अब देखो स्टीम टरबाइन में बहुत चीज़ें पढ़ने के लिए होती है, एक्सियल फ्लो टरबाइन, रेडियल फ्लो टरबाइन, ये सब चीज़ें होती हैं बस। लेकिन हमारा टॉपिक है स्टीम टरबाइन, तो याद रखना स्टीम टरबाइन अब वो इम्पल्स हो चाहे रिएक्शन हो, स्टीम टरबाइन ऑलवेज अ एक्सियल फ्लो टरबाइन होता है। ठीक है, इसका जो फ्लो होता है टरबाइन के एक्सिस सेंटर से, जो टरबाइन के एक्सिस से ये होता है। क्लियर ही है? क्लियरली है? सो स्टीम टरबाइन ऑलवेज एक्सियल फ्लो टरबाइन होता है। अब इन स्टीम टरबाइन में दो तरीके के टरबाइन आते हैं, एक आते हैं इम्पल्स टरबाइन, एक आता है हमारा रिएक्शन टरबाइन। क्लियर है? तो इम्पल्स टरबाइन सबसे पहले समझते हैं क्या होता है। नाउ इम्पल्स टरबाइन, इन इम्पल्स टरबाइन steam coming out through a fixed nozzle at very high velocity strike the blade fixed on the periphery of the rotor. The blade changes the direction of steam flow without changing its pressure. Okay, it means pressure will be constant but direction of that fluid will be changed. Due to this the velocity will be different. ठीक है? The force due to change of momentum causes the rotation of turbine shaft, जिसकी वजह से हमें आउटपुट वर्क मिलता है। इम्पल्स टरबाइन के एग्जांपल्स होते हैं डी लेवल टरबाइन, कर्टिस एंड रेट्यू टरबाइन आर द एग्जांपल ऑफ इम्पल्स टरबाइन। देखो मैं ये एक ब्लेड बनाया हूँ, ये मैंने इस तरीके से करके एक ब्लेड बनाया है। क्लियर है? ये एक मैंने ब्लेड बनाया है, यहाँ पे इनपुट आ रहा है, यहाँ पे स्टीम आ रहा है, स्टीम की वेलोसिटी मान लेते हैं V1 है, और जब आउटपुट पे जब स्टीम वो निकलेगी टरबाइन ब्लेड से टकराने के बाद, ये फॉर एग्जांपल दिस इज अ मूविंग ब्लेड, दिस इज अ मूविंग ब्लेड ऑफ द टरबाइन, इम्पल्स टरबाइन। व्हेन द स्टीम इनपुट its velocity will be v1 and the output its velocity changes because of moving blade, there will be some losses। ठीक है, ये हाई वेलोसिटी जो होगा ये लो वेलोसिटी निकलेगा V2,
बट एट दैट टाइम द प्रेशर विल बी कांस्टेंट इन इम्पल्स टरबाइन। ये चीज याद रखना, इम्पल्स टरबाइन में मूविंग ब्लेड पे प्रेशर कांस्टेंट होता है, बट वेलोसिटी विल बी चेंजेस फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट। ओके, इन विच जो इनिशियल इनपुट वेलोसिटी होती है v1 की वैल्यू वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू v2। सो अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी की बात करें, अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी की बात करूं मूविंग ब्लेड पे, तो ये जो रिलेटिव वेलोसिटी है एट आउटपुट और इनपुट इट विल बी सेम इन द इम्पल्स टरबाइन। ठीक है, it will be because of pressure constant the relative velocity of the impulse turbine will be same at input and output. Therefore we can also write this equation in that form: vr2 is equal to kvr1, where k is the constant, किस टाइप का कांस्टेंट, फॉर एग्जांपल अगर फ्रिक्शन आ जाए, ठीक है, इस तरह के कांस्टेंट वगैरह है तो वहां पे उसकी वैल्यू पुट करो, देन इट विल बी इक्वेट। क्लियर। अब वही रिएक्शन टरबाइन की बात करते हैं, तो रिएक्शन टरबाइन में हमारा क्या होता है, प्रेशर भी चेंज होता है और वेलोसिटी भी चेंज होता है। ये हमारा इनपुट है मूविंग ब्लेड पे, प्रेशर P1 से P2 हो जाएगा और वेलोसिटी भी V1 से V2 हो जाएगा रिएक्शन टरबाइन में। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारा जो इनपुट था, इनपुट में हमारा प्रेशर भी ज़्यादा होगा और हमारा वेलोसिटी भी ज़्यादा होगा, प्रेशर भी ज़्यादा होगा और हमारा वेलोसिटी भी ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू आउटपुट। ओके, अब यहाँ पे प्रेशर भी वेरिएबल है, वेलोसिटी भी वेरिएबल है, तो जाहिर सी बात है इनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा मूविंग ब्लेड का ये भी अलग ही होगा। ओके, देयरफॉर इन रिएक्शन टरबाइन रिलेटिव वेलोसिटी एट आउटपुट इज मोर देन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इनपुट। ओके, ये चीज याद रखना आपको। यहाँ पे डेफिनेशन भी मैंने यहाँ रिएक्शन टरबाइन का आपको लिख रखा है, आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं ना। अब यहाँ पे कुछ चीजें और डिस्कस कर लेते हैं। अब अगर थ्रस्ट की बात करें कि थ्रस्ट प्रोड्यूसिंग बाय द इम्पल्स टरबाइन, तो हाउ इन टेंजेंशियली देखो, दो अभी आगे हम वेलोसिटी डायग्राम बनाएंगे तब अच्छे से सारे टर्म्स आपको क्लियर हो जाएंगे, बट फिलहाल इतना समझ लो कि अगर अगर हम थ्रस्ट की बात कर रहे हैं, थ्रस्ट टेंजेंशियल थ्रस्ट, क्योंकि टरबाइन ब्लेड है ना, टरबाइन ब्लेड पे दो जो जेट अटैक करता है, जेट अटैक करेगा इस पे, जेट जब आएगा तो इस जेट की एनर्जी से ये टरबाइन हमारा इस डायरेक्शन में मूव होगा। जेट की वेलोसिटी हम v1 से लिखते हैं, क्लियर है। अब इस v1 का एक वेलोसिटी हो, जेट की वेलोसिटी होती है, और इसके टेंजेंट एक आता है, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी v1 हो गया, और ये जेट की वेलोसिटी u1 हो गया। इसका v1 और u1 का, ओके, मैं थोड़ा इसको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके समझाता हूँ, इसको मैं और अच्छी तरीके से समझाता हूँ आपको। ओके, ओके, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा अच्छी तरीके से समझेंगे। ये हमारा हो गया ब्लेड, टरबाइन का हो गया ब्लेड। ओके, दिस इज टरबाइन ब्लेड। अब यहाँ पे जो जेट एक्ट करेगा, यहाँ पे जो इनिशियल हमारा नोजल से, नोजल का काम क्या होता है, नोजल क्या करता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फ्लूइड को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से हमें हाई वेलोसिटी यहाँ पे मिलती है। अब इस नोजल से जेट निकला आकर यहाँ पे टकराएगा, क्लियर है। तो नोजल की वेलोसिटी v1, इसकी वजह से हमारा ये u1 डायरेक्शन, इसकी ब्लेड की वेलोसिटी u1 मूव करेगा। तो इस u1 को मैं यहाँ भी दिखा सकता हूँ, इस तरीके से दिखा सकता हूँ ना u1, इस तरीके से, दिस इज u1। ओके, अब v1 और u1 की रिलेटिव जो रिजल्टेंट निकलेगा, लाइक दिस, ये रिजल्टेंट निकलेगा। ओके, इसलिए मैं इसको इस तरीके से बनाता हूँ। ओके, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा u1 है, ये हमारा v1 है, तो ये हो जाएगा vr1, रिलेटिव, दैट इज रिजल्टेंट ऑफ जेट वेलोसिटी एंड वेन वेलोसिटी, ब्लेड या वेन वेलोसिटी, ये आ गया, क्लियर है। अब ये जो हमारा v1 है, जेट की वेलोसिटी, इसकी दो कंपोनेंट बनती है, इसकी दो कंपोनेंट बनती है, कौन कौन सा, जैसे कि ये एंगल पे है ना, तो इसकी दो कंपोनेंट बनेंगी, एक ये हॉरिजेंटल वर्टिकल, एक हॉरिजेंटल, दो बनेगा, है ना। इसको इस तरीके से कर सकते हैं, अगर ये हमारा v1 है, अगर ये हमारा v1, इसके दो कंपोनेंट बनते हैं, एक इस तरीके से याद है, रिजॉल्व करके बनाना। एक हमारा बनता है vf1, एक बनता है vw1, क्लियर है, v1 का दो कंपोनेंट, यहाँ पे इस तरीके से दिखाया जाता है। ये जो ग्रीन कलर से मैं दिखा रहा हूँ ये vf1 है, और यहाँ से यहाँ तक का ये जो कंपोनेंट है दैट इज vw1। ओके, तो vf1 जो होता है फ्लो का डायरेक्शन बताता है, फ्लो का डायरेक्शन ऊपर की ओर है, और एक्चुअल में जो ये ब्लेड का जो मूवमेंट है, ब्लेड में जो पावर वर्क लगा जिसकी वजह से ब्लेड मूव कर रहा है, वो vf1 नहीं है। vf1 जस्ट डिफाइन द, vf1 क्या है हमारा, रेडियल फ्लो है, बट vw1 टेंजेंशियल फ्लो है। therefore it required to move, it helped to require to move the blade,
ठीक है, ब्रीथ वेलोसिटी जिसको कहा जाता है। तो यहाँ से आप एक चीज ये कंसिडर कर सकते हो, देयरफॉर यहाँ पे हम, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो हमारा थ्रस्ट है, जो थ्रस्ट है, टेंजेंशियल थ्रस्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्टीम फ्लो रेट m डॉट स्टीम फ्लो रेट VW1 माइनस VW2 इनलेट पे और ब्लेड के एग्जिट पे। ओके, ये आ जाता है। और जो हमारा एक्सियल थ्रस्ट होता है उसकी वैल्यू आती है Vf1 माइनस Vf2, बिकॉज Vf1 इज अ फ्लो वेलोसिटी एंड इट इज इन एक्सियल डायरेक्शन, एंड एक्सियल थ्रस्ट इज नॉट वर्किंग फॉर थ्रस्ट। एक्सियल जो थ्रस्ट है इट इज नॉट वर्किंग फॉर, जनरली वर्क प्रोड्यूस करने में इसका कोई इस्तेमाल नहीं होता है। जस्ट ये क्या करता है, फ्लो को ब्लेड पे, जो ब्लेड फ्लो को मूव करने में हेल्प करता है ब्लेड के पेरीफेरी पे। क्लियर है? और एक्चुअल में जो हमारा टेंजेंशियल थ्रस्ट होता है वही हेल्प करता है, वर्क प्रोड्यूस करता है हमारा। ठीक है? ये चीज याद रखना। देयरफॉर अगर ब्लेड की वर्क की बात करें तो ब्लेड वर्क क्या हो जाएगा, ब्लेड वर्क क्या हो जाएगा, थ्रस्ट इनटू वेलोसिटी। इसकी वेलोसिटी वेन की वेलोसिटी, तो हमारा टेंजेंशियल थ्रस्ट m डॉट Vw1 माइनस Vw2 ये वाला, एंड इसमें मल्टीप्लाई कर दिया u किसका, ब्लेड की वेलोसिटी, ये हमारा ब्लेड का वर्क निकल जाएगा। ठीक है? ओके, नाउ अब यहाँ पे पावर डेवलप की बात किया जाए तो ये जो इक्वेशन है हमारा, जो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम पावर डेवलप ऑफ टरबाइन लिखा जाए तो ओवरऑल पावर डेवलप ऑफ टरबाइन को m डॉट VR2 स्क्वायर माइनस VR स्क्वायर अपॉन 2, आप टर्बो मशीनरी में ये पढ़े होंगे, रिलेटिव वेलोसिटी का ये होता है पावर डेवलप, एब्सोल्यूट वेलोसिटी का दिस एंड पेरिफेरी वेलोसिटी का दिस। तो हमने लिखा m डॉट दैट इज स्टीम फ्लो रेट VR रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एट एग्जिट का स्क्वायर माइनस रिलेटिव वेलोसिटी एट इनलेट का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस स्टीम फ्लो रेट m डॉट एब्सोल्यूट वेलोसिटी एट इनलेट दैट इज जेट, एब्सोल्यूट वेलोसिटी मतलब इनलेट पे जेट की वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस आउटलेट पे जेट का वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस m डॉट u1 क्या हो जाएगा, पेरिफेरल वेलोसिटी मतलब ब्लेड की वेलोसिटी का 1 स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर। तो अगर जनरली ये क्या होगा, ये इम्पल्स टरबाइन हो आपका चाहे रिएक्शन टरबाइन हो, इम्पल्स टरबाइन हो चाहे रिएक्शन टरबाइन हो, दोनों के केस में ये जो हमारा पेरिफेरल u वाली पार्ट है ये जीरो हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ स्टीम टरबाइन, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको स्टीम टरबाइन, और मैं क्या कहा हूँ, स्टीम टरबाइन जो है वो क्या कोई भी हो वो एक्सियल टरबाइन कहलाता है। एक्सियल फ्लो, उसके अंदर जो फ्लो होता है वो एक्सियल होता है। देयरफॉर u1 u2 इज इक्वल टू u हो जाएगा, देयरफॉर दिस पेरिफेरल वेलोसिटी होल विल बी जीरो। क्लियर है? अब यही बात करूं इम्पल्स टरबाइन का, तो इम्पल्स टरबाइन में आपकी क्या वैल्यू आ जाएगी, इम्पल्स टरबाइन में आपका सिर्फ आंसर क्या, पावर डेवलप की वैल्यू हमारी सिर्फ एब्सोल्यूट की आ जाएगी, क्योंकि इम्पल्स टरबाइन अभी मैं पढ़ाया, इम्पल्स टरबाइन में रिलेटिव वेलोसिटी दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, ऊपर में पढ़ाया था। देयरफॉर ये वाला टर्म भी हो जाएगा हमारा क्या, जीरो, और इम्पल्स टरबाइन के केस में पावर डेवलप का फॉर्मूला सिर्फ निकलेगा एब्सोल्यूट वेलोसिटी के टर्म में। क्लियर है? बट यही अगर मैं रिएक्शन टरबाइन की बात करूं, यही मैं अगर आपसे रिएक्शन टरबाइन की बात करूं, तो रिएक्शन टरबाइन का जो फॉर्मूला उसमें ये वाला तो जीरो रहेगा, पेरिफेरल वेलोसिटी वाला पार्ट तो जीरो रहेगा क्योंकि एक्सियल फ्लो है। ओके, बट यहाँ पे हम पढ़े थे, अभी इम्पल्स में पढ़े थे, इम्पल्स में जो रिलेटिव वेलोसिटी 2 पे होती है ग्रेटर देन 1, ये तो रहेगी। देयरफॉर फॉर इम्पल्स टरबाइन पावर, ओवरऑल पावर डेवलप विल बी बोथ रिलेटिव वेलोसिटी प्लस एब्सोल्यूट वेलोसिटी। ठीक है ना? आगे देखिए, अब आगे हम थोड़ा सा ये चीज डिस्कस करेंगे। ये देखिए, नाउ दिस एनर्जी गिवन टू टरबाइन इन इम्पल्स इज ओनली काइनेटिक एनर्जी। जैसे कि हम पता है इम्पल्स टरबाइन में, इम्पल्स टरबाइन जो है इसमें जो एनर्जी इनपुट की बात कर रहा हूँ, इनपुट एनर्जी की बात करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होता है। इनपुट एनर्जी की बात कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होता है, क्योंकि नोजल है, नोजल क्या करता है, पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर देता है, और यही काइनेटिक एनर्जी आपके इम्पल्स टरबाइन में आती है। तो इम्पल्स टरबाइन में सिर्फ और सिर्फ इनपुट में आपको सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ही मिलता है। देयरफॉर इनपुट पावर in case of kinetic energy the value will be 1/2 m dot v1 का स्क्वायर इम्पल्स के लिए। बट इन केस ऑफ रिएक्शन टरबाइन एनर्जी गिवन टू द टरबाइन इन रिएक्शन इस काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ प्रेशर एनर्जी भी होता है। ठीक है, इनपुट एनर्जी रिएक्शन टरबाइन में, रिएक्शन टरबाइन में इनपुट एनर्जी जो होता है, इनपुट पावर की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ प्रेशर भी होता है। क्लियर है? प्रेशर एनर्जी भी। देयरफॉर मैंने लिखा इनपुट पावर इज इक्वल टू m डॉट स्टीम फ्लो रेट v1 स्क्वायर अपॉन 2, ये तो हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ हमने इसमें प्रेशर एनर्जी का भी प्लस किया।
ये हो जाएगा हमारा इनपुट, और आउटपुट क्या है, आउटपुट मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। आउटपुट कितना मिल रहा है, ये आउटपुट मिल रहा है आपको किस केस में, इम्पल्स में, और रिएक्शन में मैं आपको बताया कि पावर डेवलप कितना डेवलप हो रहा है, आउटपुट पावर कितना डेवलप हो रहा है। इम्पल्स मैंने बताया सिर्फ ये वाला, और रिएक्शन में बताया ये दोनों। और ये वाला तो हमेशा जीरो रहेगा क्योंकि स्टीम टरबाइन हम पढ़ रहे हैं, कोई और स्टीम टरबाइन में इम्पल्स हो चाहे रिएक्शन हो, दोनों केस में वैल्यू विल बी जीरो। ओके अब आगे देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन। तो तीन तरीके का जनरली स्टीम टरबाइन होता है। स्टीम टरबाइन तीन तरीके, कैसा कैसा, एक इम्पल्स टरबाइन, एक रिएक्शन टरबाइन, एक होता है कॉम्बिनेशन ऑफ स्टीम एंड रिएक्शन टरबाइन। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्टीम एंड रिएक्शन टरबाइन। तो स्टीम टरबाइन में हमने इम्पल्स टरबाइन पढ़ लिया, रिएक्शन टरबाइन पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ इम्पल्स एंड रिएक्शन टरबाइन। अब जैसे कि मैंने आपको कुछ चीजें पढ़ाई थी, क्या पढ़ाया था, इम्पल्स टरबाइन में मैंने आपको पढ़ाया था कि प्रेशर जो होता है मूविंग ब्लेड पे प्रेशर कांस्टेंट होता है, सिर्फ वेलोसिटी चेंज होती है, और इनपुट वेलोसिटी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू आउटपुट वेलोसिटी। ठीक है, वही मैंने रिएक्शन टरबाइन में आपको पढ़ाया था, प्रेशर भी चेंज होता है और वेलोसिटी भी चेंज होता है। क्लियर है, देयरफॉर इम्पल्स टरबाइन में जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है इनपुट और आउटपुट में बराबर होती है, बट इन केस ऑफ रिएक्शन टरबाइन the output relative velocity will be greater than input relative velocity। ये दो चीज मैंने किया था। अब अगर इन दोनों को मैं कंबाइन कर दूं, इन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो क्या होगा, मूविंग ब्लेड पे, दोनों मैं मूविंग ब्लेड की बारे में बात कर रहा था, अब दोनों को बात कर दूंगा तो मूविंग ब्लेड पे ना प्रेशर कांस्टेंट होगा, ना प्रेशर बहुत ज्यादा नीचे आएगा, क्योंकि देखो ये हमारा फिक्स ब्लेड है, ये हमारा मूविंग ब्लेड है। मैं यहाँ पे एक्चुअली दो टरबाइन कंपाउंडिंग कर रहा हूँ, एक टरबाइन मैंने लिया जिसमें एक फिक्स ब्लेड है, मूविंग ब्लेड है, फिर दूसरा टरबाइन लिया, फिक्स ब्लेड है, मूविंग ब्लेड है, दोनों। ठीक है, तो जनरली दो यहाँ पे दो टू स्टेज ये टरबाइन आपको दिखा रहा हूँ मैं फोटो में, उसका बना के। तो जनरली क्या होना चाहिए था, अगर ये इम्पल्स टरबाइन होता, अगर ये इम्पल्स टरबाइन होता तो जो ये जो देखो ये ग्रीन कलर से जो ये लाइन दिख रहा है ना, ये देखो बॉयलर से प्रेशर आया, बॉयलर से हाई प्रेशर स्टीम आया, पहले फिक्स ब्लेड पे आकर टकराएगा, तो फिक्स ब्लेड पे क्या टकराने की वजह से क्या होगा, थोड़ा सा प्रेशर डाउन होगा। ओके, और फिर वो मूविंग ब्लेड पे आएगा। अब मूविंग ब्लेड पे आएगा वो डिपेंड करता है इम्पल्स टरबाइन का मूविंग ब्लेड है चाहे या फिर रिएक्शन टरबाइन का है, बट ये तो हम कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं। अगर ये इम्पल्स टरबाइन का मूविंग ब्लेड होता, अगर ये इम्पल्स टरबाइन का मूविंग ब्लेड होता, देन जो प्रेशर का जो ये लाइन है ये कांस्टेंट बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है ना, ये लाइन इस तरीके से बनता। अरे यार ये चल क्यों नहीं रहा। ओके, तो ये लाइन इस तरीके का कुछ बनता अगर ये हमारा इम्पल्स टरबाइन होता, और यही अगर ये रिएक्शन टरबाइन होता तो ये लाइन कुछ ज़्यादा ही नीचे आ जाता, है ना, ये प्रेशर लाइन मूविंग ब्लेड पे कुछ ज़्यादा ही नीचे आ जाता। बट ये कॉम्बिनेशन है तो ना ये कांस्टेंट होगा, ना ये एकदम ज़्यादा नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये जस्ट इन दोनों के बीच में रहेगा। क्लियर है, मूविंग ब्लेड पे फिर ये आगे फिक्स ब्लेड है तो फिक्स ब्लेड में फिर थोड़ा सा कम होगा, और मूविंग ब्लेड में फिर थोड़ा सा कम होगा, और इस तरीके से हमें आउटपुट प्रेशर मिलेगा, कंडेंसर प्रेशर। ठीक है, ये हमारा बॉयलर प्रेशर था, ये हमें कंडेंसर में जब ये एंटर करेगा तो वो वाला प्रेशर, ये प्रेशर की बात कर ली है। ठीक है, इम्पल्स और इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन में। नाउ अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी जैसे वेलोसिटी एंटर करेगी फिक्स ब्लेड पे, जैसे वेलोसिटी क्या होगी, फिक्स ब्लेड पे वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, और मूविंग ब्लेड पे क्या होगी, वेलोसिटी कम हो जाएगी। इम्पल्स टरबाइन होता तो बहुत ज़्यादा कम हो जाता, है ना, तो दोनों केस में वेलोसिटी तो कम हो ही रही, तो वेलोसिटी इम्पल्स में भी कम हो रही है और रिएक्शन में भी कम हो रही है। मूविंग ब्लेड पे तो मैंने कम कर दिया, फिक्स ब्लेड पे वेलोसिटी बढ़ेगी और मूविंग ब्लेड पे फिर से वेलोसिटी कम हो जाएगी, एंड आउटपुट मिलेगा हमें दिस वेलोसिटी। तो वेलोसिटी तो दोनों के केस में हमारा कम ही होता है, बट प्रेशर इम्पल्स में कांस्टेंट और रिएक्शन में क्या होता है, कम होता है। तो मैंने आपको बताया इस तरीके से। ये था हमारा इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं मेथड ऑफ रिड्यूसिंग रोटर स्पीड, और जनरली हम कंपाउंडिंग पढ़ने वाले हैं। देखिए कंपाउंडिंग हमारा तीन तरीके का कंपाउंडिंग हम करते हैं। कंपाउंडिंग क्यों करते हैं, क्या जरूरत है, नीड क्या है कंपाउंडिंग करने का। गाइस अगर हम कंपाउंडिंग नहीं, कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है पहले ये समझिए। कंपाउंडिंग का मतलब होता है फर्स्ट स्टेज टरबाइन के बाद सेकेंड स्टेज भी लगाना, थर्ड स्टेज भी लगाना। अभी पिछला जो डायग्राम दिखा था, देखिए एक फिक्स ब्लेड और मूविंग ब्लेड मिलकर एक स्टेज बनता है, और फिर फिक्स ब्लेड मूविंग ब्लेड मिलकर दो स्टेज बनता है, दो टरबाइन लगा हुआ, टू स्टेज, और एक और मैं बनाता तो तीन स्टेज होता। तो जनरली ये क्यों कर रहे हैं,
इसी डायग्राम से देखिए समझिए, कोशिश कीजिए। देखिए अब बॉयलर से ये बॉयलर प्रेशर है ना, बॉयलर से जो प्रेशर अगर डायरेक्ट हम टरबाइन के ब्लेड पे डाल दें, ठीक है, टरबाइन ब्लेड पे डाल दें, डायरेक्ट रोटर पे डाल दें, तो हमारा क्या इतना हाई प्रेशर से आता है बॉयलर से, हमारा तो पूरा टरबाइन ही खराब कर देगा, है ना। तो क्या करते हैं हम, टरबाइन को में डालने से पहले हम ये स्टेजिंग करते हैं। ये स्टेजिंग करने से क्या होता है, हमारा जो हाई प्रेशर होता है बॉयलर का वो इस तरीके से रिड्यूस हो जाता है, इस तरीके से हर एक स्टेज में रिड्यूस होगा, और हमें जो विदाउट फेलियर ऑफ टरबाइन हमें अच्छा खासा पावर मिल जाता है, ठीक है। सो कंपाउंडिंग इसी को बोलते हैं, नंबर ऑफ स्टेज को ज्वाइन करना। देख लो, इफ यहाँ पे चीजें भी लिखा है, क्या एक्चुअल में क्या करते हैं, मेथड ऑफ रोटर स्पीड को रिड्यूस करते हैं। अपना जो रोटर टरबाइन का रोटर होता है उसकी स्पीड को रिड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपाउंडिंग, क्योंकि अगर डायरेक्ट आकर पड़ा तो बहुत रोटर की स्पीड ज्यादा होगी और हो सकता है टरबाइन फेल हो जाए, टूट फूट जाए। ओके, तो कंपाउंडिंग का मेन मोटिव होता है रोटर की स्पीड जो है, टरबाइन के रोटर की स्पीड को कम करना। If high velocity of steam is allowed to flow through one row of moving blade, it produces a rotor speed of about 30,000 आरपीएम। बॉयलर से निकलने के बाद जो प्रेशर निकलता है, अगर वो डायरेक्ट टरबाइन के फर्स्ट रो और बस में यूज कर दें तो 30,000 आरपीएम से हमारा रोटेट होगा, विच इज टू हाई फॉर प्रैक्टिकल यूज के लिए। So it is therefore essential to incorporate some improvement for practical use and also to achieve high performance. This is possible by making use of more than one set of nozzle and rotor in a series में हम लगाते हैं to the shaft, so that either the steam pressure or the jet velocity is absorbed by the turbine in stage, and this is called the compounding of turbine. Okay, and the high rotational speed of turbine can be reduced by the following method of compounding. अब हाई स्टीम जो आ रहा है, हाई रोटेशनल स्पीड ऑफ टरबाइन को कम करने के लिए तीन तरीका है। पहला, हम या तो वेलोसिटी कंपाउंड कर दें, जिसमें सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी को हम कम करेंगे। एक में हम प्रेशर कंपाउंडिंग कर सकते हैं, मतलब सिर्फ प्रेशर को कम कर दें फ्लूइड स्टीम के, और तीसरे में प्रेशर एंड वेलोसिटी कंपाउंडिंग दोनों का यूज कर लें। ओके, तो वन बाय वन देखने वाले हैं। सबसे पहले हम वेलोसिटी कंपाउंडिंग देखने वाले हैं। क्या, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक नोजल लिया, फिर हमारा मूविंग ब्लेड है, फिक्स ब्लेड है, और फिर मैंने मूविंग ब्लेड लिया। ये इस तरीके का मैंने टू स्टेज कंपाउंडिंग किया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फिगर से को ध्यान से देखिए, कुछ चीजें लिखा गया है उसको भी देखिए। यहाँ पे एज शोन इन द फिगर, द टू रो ऑफ मूविंग ब्लेड आर सेपरेटेड बाय द रो ऑफ फिक्स ब्लेड। एक हमारा ये मूविंग ब्लेड है और एक हमारा ये मूविंग ब्लेड है, इन दोनों को सेपरेट किए हैं हम किससे, फिक्स ब्लेड से, और ये हमारा एक नोजल लगा हुआ है। ओके, the high velocity steam first enter the first row of moving blade where some portion of velocity is absorbed। तो ये देखो, ये हमारा डॉटेड लाइन जो दिख रहा है, हमारा नोजल में क्या होता है, नोजल में क्या होता है, प्रेशर जो होता है वो कम होता है और काइनेटिक एनर्जी यानी वेलोसिटी इंक्रीज होती है। तो जैसे हमारा वेलोसिटी नोजल में एंटर होता है नोजल में हमारी वेलोसिटी क्या होती है, बढ़ती है, बढ़ गई। वही कह रहा है, द हाई वेलोसिटी स्टीम फर्स्ट एंटर द फर्स्ट रो ऑफ मूविंग ब्लेड। ये हमारा फर्स्ट रो ऑफ मूविंग ब्लेड है, ये सेकंड रो ऑफ मूविंग ब्लेड है। फर्स्ट रो में जैसे तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, स्लाइटली डिक्रीज कर जाती है, जाहिर सी बात है, हाई जब, क्योंकि उससे ब्लेड मूव करेगा तो वेलोसिटी कम होगा। देन इट एंटर्स द रिंग ऑफ फिक्स ब्लेड, फिर ये फिक्स ब्लेड, ये देखिए फिक्स ब्लेड वाले इसमें एंटर करती है, where the direction of steam is changed to the suit द सेकेंड रिंग ऑफ मूविंग ब्लेड। ये फिक्स ब्लेड क्या करता है, ये जो वेलोसिटी आती है, वेलोसिटी की वैल्यू चेंज नहीं करता है, सिर्फ डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, स्टीम को डायरेक्शन प्रोवाइड करता है ताकि वो दूसरे जो उसके आगे जो मूविंग ब्लेड लगा है उस पर एग्जैक्ट पॉइंट पे जाकर अटैच हो, जेट इंजेक्ट करे। ये सिर्फ गाइड करता है, फिक्स ब्लेड सिर्फ गाइड करता है, बाकी इसमें कोई भी वेलोसिटी का कम ज्यादा ऐसा नहीं है। There is no change in velocity as it steam passes over the fixed blade. They provide only the direction of from one moving blade to another moving blade. ठीक है, steam को। The steam then passes on the second row of moving blade where the velocity is further reduced। देखो velocity फिर से reduce हो गया, और फिर हमें जो final velocity मिलता है, आप देखिए, ये देखिए कितना ज़्यादा velocity था और आपको देखिए कितने का difference मिल रहा है, lost velocity। तो ये आप वेलोसिटी को आपने कंपाउंडिंग कर लिया, तो वेलोसिटी कंपाउंडिंग की हेल्प से हाई वेलोसिटी वाली स्टीम को आप लो वेलोसिटी में इस तरीके से कन्वर्ट कर दिए। Thus, a fall in velocity occurs every time when the steam passes over the row of moving blade।
अब जितना भी और आगे कंपाउंडिंग करना है तो लगाते जाओ, तो ये वेलोसिटी आपको और कम होती जाएगी। स्टीम दस लीव्स द टरबाइन विद अ लो वेलोसिटी पे निकलती है टरबाइन से, ठीक है। The variation of pressure and velocity of steam as it passes over the moving and fixed blade is shown in the figure। आप देख सकते हैं। अब प्रेशर के साथ क्या हो रहा है भाई, प्रेशर यहाँ पे कुछ भी चीज, प्रेशर बस नोजल में क्या हो रहा है, प्रेशर नोजल में चेंज हो रहा है, ये नोजल लगा है ना, प्रेशर में नोजल चेंज हो रहा है, एंड आफ्टर दैट एट बोथ मूविंग ब्लेड एंड फिक्स ब्लेड इट विल बी कांस्टेंट, इट विल बी कांस्टेंट। क्लियर है? दैट इज वेलोसिटी कंपाउंडिंग, इट इज अ टाइप ऑफ इम्पल्स टरबाइन, है ना। और इसी में इसीलिए इसमें कर्टिस स्टैगिंग, कर्टिस टरबाइन भी बोला जाता है इसको, इट इज एग्जांपल ऑफ कर्टिस स्टैगिंग, ठीक है। दिस मेथड ऑफ वेलोसिटी कंपाउंडिंग इज यूज्ड इन कर्टिस टरबाइन आफ्टर इट वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय सीजी कर्टिस के द्वारा दिया गया था, इसलिए वेलोसिटी कंपाउंडिंग को हम लोग कर्टिस भी बोला है, कर्टिस स्टैगिंग भी बोलते हैं। एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेजेस क्या है इस कंपाउंडिंग का, द अरेंजमेंट हैज लेस नंबर ऑफ स्टेजेस एंड हेंस लेस इनिशियल कॉस्ट। अगला है द अरेंजमेंट रिक्वायर्स लेस स्पेस, बहुत कम जगह में हो जाता है। द सिस्टम इज रिलायबल एंड इजी टू ऑपरेट। द फॉल ऑफ प्रेशर इन द नोजल इज कंसिडरेबल, so the turbine itself need not working in high pressure surrounding and the turbine housing need not be very strong, बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ती आपको। डिसएडवांटेजेस ये हैं कि मोर फ्रिक्शन लॉसेस ड्यू टू वेरी हाई वेलोसिटी इन द नोजल, बहुत ज़्यादा वेलोसिटी होने की वजह से नोजल में काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्शन लॉसेस हो जाता है फ्लूइड का। लेस एफिशिएंसी होता है बिकॉज रेशियो ऑफ ब्लेड वेलोसिटी टू स्टीम वेलोसिटी इज नॉट अ ऑप्टिमम लेवल, ठीक है। रेशियो ऑफ ब्लेड वेलोसिटी अपॉन स्टीम वेलोसिटी का जो ऑप्टिमम ऑप्टिमम एफिशिएंसी जो है इसका कम होता है। क्लियर है? ऑप्टिमम वेलोसिटी, ऑप्टिमम को हम लोग रो से दिखाते हैं, ऑप्टिमम एफिशिएंसी ऑफ इम्पल्स टरबाइन रो से दिखाते हैं। क्या कह रहा है, लेस बिकॉज रेशियो ऑफ ब्लेड वेलोसिटी अपॉन स्टीम वेलोसिटी, ठीक है, that ratio will be very less, so the optimum efficiency of the turbine will be low in velocity compounding. Okay, now power developed in the later rows is only fractions of first row, still all the stages require same space, material and cost। ये कुछ डिसएडवांटेजेस इसके, बाकी सही है। आगे प्रेशर कंपाउंडिंग बात करें, जिसको हम लोग रेक्टिव स्टैकिंग भी कहते हैं, क्योंकि रेक्टिव द्वारा ये रेक्टिव एंड जॉली टरबाइन यूज दिस मेथड फॉर कंपाउंडिंग, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है प्रेशर कंपाउंडिंग में, यहाँ पे देखो प्रेशर वेलोसिटी क्या होती है, नोजल है, जाहिर सी इसमें नोजल यूज करते हैं, फिर ब्लेड, फिर नोजल और ब्लेड, इस तरीके से हम यूज करते हैं इसमें। इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ फिक्स्ड नोजल, ओके, नंबर ऑफ फिक्स्ड नोजल which are incorporated between the ring of moving blade, ठीक है। द मूविंग ब्लेड आर कीड टू द शाफ्ट, और दैट मूविंग ब्लेड वो शाफ्ट से अटैच रहता है। हियर प्रेशर ड्रॉप इज डन इन अ नंबर ऑफ स्टेजेस, क्योंकि यहाँ पे हम फिक्स ब्लेड की जगह पे हम फिक्स नोजल यूज कर रहे हैं, और नोजल में क्या होता है, प्रेशर कम होता है, जाहिर सी बात है। ओके, तो ध्यान से देखो, ये बॉयलर से हाई प्रेशर, बॉयलर से ये प्रेशर आया, बॉयलर प्रेशर पीबी, बॉयलर प्रेशर स्टीम स्टीम हाई बॉयलर से आया, एंटर किया नोजल में, तो क्या हो गया, प्रेशर कम हो गया नोजल में। फिर वो ब्लेड पे जाएगा, तो ब्लेड पे जब जाएगा तो वो प्रेशर विल बी कांस्टेंट, ब्लेड पे प्रेशर कांस्टेंट होगा, ओनली वेलोसिटी कम होता है। एंड नोजल में फिर ये नोजल में जाएगा तो प्रेशर फिर कम हो जाएगा, एंड लास्ट में जो प्रेशर मिलेगा उसकी वैल्यू कम मिलेगी। ओके, और यही आप अगर आप देखेंगे किसमें, यही अगर आप देखेंगे वेलोसिटी में, तो नोजल में वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी, और ब्लेड में वेलोसिटी, जाहिर सी बात है ब्लेड घूमेगा वेलोसिटी कम होगा, फिर नोजल में वेलोसिटी इंक्रीज करेगी और ब्लेड गिरेगा, इस तरीके से आपको मिलेगी। ओके, वेलोसिटी ये भी जो है पहले इस अमाउंट से तो कम ही मिलेगा, क्लियर है। यहाँ पे प्रेशर क्या करते हैं हम, प्रेशर कंपाउंडिंग में प्रेशर को कम कर दिए, क्लियर है। So steam from the boiler passes through the first set of nozzle where it expand partially, ठीक है, एडियाबैटिकली एक्सपेंशन होता है जनरली गैसेस का। टरबाइन में, स्टीम टरबाइन में एक्सपेंशन ऑफ अगर पूछा, एक्सपेंशन बोलना रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ठीक है। नियरली ऑल इट्स वेलोसिटी इज एब्जॉर्ब व्हेन इट पासेस ओवर द फर्स्ट सेट ऑफ मूविंग ब्लेड। It is further passed to the second set of fixed nozzle where it is partially expand again and through the second set of moving blade where the velocity of steam almost absorbed. This process is repeated till steam leaves at condensate pressure. जब तक ना आ जाए तब तक ये चीज करते रहना है। By reducing the pressure in a stage, the velocity of steam entering the moving blade is considerably reduced. Hence, the speed of rotor is reduced, and Ratiu and Jolly turbine use this method for the compounding.
ये कुछ इंपॉर्टेंट था, इसको कहते हैं। आगे है प्रेशर वेलोसिटी कंपाउंडिंग, प्रेशर को भी कम करना और वेलोसिटी भी को भी कम करना इस तरीके से। तो हम क्या करेंगे, शुरू में देखिए क्या हमने यूज किया, नोजल मूविंग ब्लेड, नोजल मूविंग ब्लेड, नोजल सॉरी, पहले हमने वेलोसिटी कंपाउंडिंग किया, ठीक है। देखो यहाँ पे नोजल है, यहाँ पे मूविंग ब्लेड है, फिर फिक्स ब्लेड है और फिर मूविंग ब्लेड है। ये जो स्टार्टिंग का जो हमको दिख रहा है, ये कैसा दिख रहा है, ये हमारा वेलोसिटी कंपाउंडिंग हो रहा है, यहाँ पे हमारा वेलोसिटी कम होगा। दूसरा वाला जो आपको स्टैगिंग दिख रहा है, यहाँ पे देखो नोजल है, फिर मूविंग ब्लेड है, फिर फिक्स्ड ब्लेड है और फिर मूविंग ब्लेड है। यहाँ पे ये कैसा दिख रहा है आपका, ओके ये भी वेलोसिटी कंपाउंडिंग है, दो वेलोसिटी कंपाउंडिंग को मिलाकर प्रेशर वेलोसिटी कंपाउंड एक्चुअली बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, नोजल में हमारा प्रेशर क्या होगा, रिड्यूस, ये बॉयलर से प्रेशर आया, एंटर किया, नोजल में प्रेशर कम हुआ, ठीक है। मूविंग ब्लेड, फिक्स ब्लेड, और इसमें पूरा का पूरा कांस्टेंट रहेगा, कोई प्रेशर में चेंजेस नहीं। फिर नोजल में जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, एंड फिर बाकी फिक्स में जाए चाहे उसमें जाए, इट विल बी कांस्टेंट। तो हमें प्रेशर तो रिड्यूस प्रेशर हमें मिल गया इस पे, दैट इज कंडेंसर प्रेशर। अब यही वेलोसिटी की बात करें इस पॉइंट पे, तो वेलोसिटी भी आप देख सकते हैं, वेलोसिटी नोजल में क्या होगी, इंक्रीज होगी, ओके। तो नोजल में वेलोसिटी हमारी बढ़ी, मूविंग ब्लेड में वेलोसिटी कम होगी, ओके। फिर फिक्स ब्लेड में वेलोसिटी हमारी क्या होगी, कांस्टेंट, मूविंग ब्लेड में वेलोसिटी कम, गैप है तो कांस्टेंट, नोजल में फिर से वेलोसिटी बढ़ेगी, मूविंग ब्लेड में वेलोसिटी कम होगी, फिक्स ब्लेड में वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, मूविंग ब्लेड में वेलोसिटी फिर कम होगी, एंड दिस। तो ये आपका वेलोसिटी कंपाउंडिंग भी हो गया, ठीक है। एंड दिस अरेंजमेंट इज इन टू स्टेज, ईच स्टेज हैज टू स्टेज वेलोसिटी कंपाउंड टरबाइन, क्लियर है, like this. Consider stage 1, stage 2 individually. This arrangement is very popular for its simple construction, but the efficiency is low and hence seldom used. बहुत कम यूज करते हैं बिकॉज इस प्रेशर वेलोसिटी कंपाउंडिंग दोनों एक साथ करते हैं, तब एफिशिएंसी कम हो जाती है टरबाइन की, और एफिशिएंसी कम होने की वजह से इसलिए हम इसको बहुत कम यूज करते हैं। ना आगे हम बात करने वाले हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, दैट इज वेलोसिटी ट्रायंगल डायग्राम के बारे में पढ़ने वाले हैं, इंपल्स एंड रिएक्शन दोनों का, क्लियर है। आपको बस यहाँ पे फॉर्मूला याद करना है, ज़्यादा डीप में आपको नॉलेज यहाँ पे नहीं लेना है, ठीक है। ज़्यादा डीप नॉलेज की आपको यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ओके। सो देखिए, जैसे कि मैंने आपको समझाया था पहले ही, डायग्राम पूरा बना के मैं समझाया हूँ। ये हमारा जेट है, जेट से हमारा स्टीम निकला, आकर ब्लेड पे टकराया v1 वेलोसिटी से, इसकी वजह से ये हमारा जेट मूव करेगा u1 वेलोसिटी से, दिस इज u1, v1 और u1 मिलकर उसकी रिलेटिव रिजल्टेंट बनता है, दैट इज vr1, रिजल्टेंट बन गया, क्लियर है। अब v1 के दो कंपोनेंट होते हैं, एक हॉरिजेंटल वर्टिकल कंपोनेंट, एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट। हॉरिजेंटल कंपोनेंट को हम vw1 कहते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट को vf1 कहते हैं। vf1 का काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ जो जेट है उस जेट के फ्लूइड को आराम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक भेजने का काम होता है, और इसका कुछ काम नहीं होता है। एक्चुअल में ब्लेड को वर्क कराने का काम किसका होता है, व्हील वेलोसिटी का, vw1 का। देखो यहाँ पे vw1 इज द व्हील वेलोसिटी एट इनलेट, क्लियर है, सब सारा नोटेशन यहाँ लिखा हुआ है। तो ये जेट की वेलोसिटी v1 है, तो जेट का एंगल क्या, अल्फा, अल्फा को मैं बोल रहा हूँ जेट एंगल एट इनलेट, और थीटा क्या है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आता है थीटा, दैट इज इसके पर वेन है ना, वेन के ये टेंजेंट है, ये थीटा जो है वेन एंगल हो जाएगा, वेन मतलब ब्लेड है, ब्लेड एंगल एट इनलेट, एंड बीटा, दिस बीटा इज अ जेट एंगल एट आउटलेट, और वही आउटलेट पे जब ये निकलेगा, दिस इज v2, दिस इज vr2, ठीक है, दिस इज u2, ये v2 और u2 का रिजल्टेंट बनता है vr2, ओके। और ये v2 का दो कंपोनेंट बनेगा, एक vw2 कंपोनेंट, एक सॉरी यस एक vf2 कंपोनेंट, vw2 और vf2, क्लियर है। इस तरीके से सारा नोटेशन लिखा है। वेलोसिटी ट्रायंगल डायग्राम भी मैं बना रखा हूँ, जिसकी जरूरत आपको यहाँ पे एसएससी जेईई के लिए तो फिलहाल नहीं है। आप किस तरीके से डायग्राम बनाते हैं जरूरत ही नहीं है जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, बस आपको याद दिलाने के लिए पुरानी चीज़ें थोड़ा सा मैंने बनाया। अब ये देखो, अब हमारा हम पढ़ रहे हैं स्टीम टरबाइन, हम पढ़ रहे हैं स्टीम टरबाइन, तो मैं पहले ही बोला हूँ स्टीम टरबाइन क्या होता है, एक्सियल फ्लो टरबाइन होता है। देयरफॉर u1 u2 की वैल्यू u के बराबर हो जाएगी, एंड vf1 एंड vf2 ये दोनों को इक्वल करना होगा, वी इनलेट vf1, बिकॉज ये क्या है, फ्लो वेलोसिटी है, इसकी वजह से क्या होता है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है,
और अगर आप चाहते हो कि आपके सिस्टम में वाइब्रेशन प्रोड्यूस ना हो, तो ये V1 F1 और VF2 को बराबर रखना होगा। इफ यू वांट नो एनी वाइब्रेशन इन द टरबाइन, देयरफॉर वी कंक्लूड दैट VF1 इज इक्वल टू VF2। तो इम्पल्स टरबाइन में यही फायदा है। इम्पल्स टरबाइन में हमारा क्या होता है, वाइब्रेशन बिल्कुल नहीं होता, रिएक्शन टरबाइन में वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, यही कारण है इसका। आगे देखिए, आगे अगर हम बात करें, ये देखिए आगे यहाँ पे इम्पल्स टरबाइन की बात करें, तो इम्पल्स टरबाइन का क्या हो जाएगा, मैक्सिमम और कहा जाए ऑप्टिमम एफिशिएंसी की बात करें। ऑप्टिमम एफिशिएंसी का फॉर्मूला रो से यूज करते हैं, विच इज इक्वल टू टेंजेंशियली ब्लेड वेलोसिटी अपॉन V1 एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ जेट। तो ये आ जाएगा U अपॉन V1 इज इक्वल टू, ये आ जाता है कॉस अल्फा। अल्फा क्या है, अल्फा क्या है, जेट एंगल एट इनलेट। ठीक है, एट इनलेट कॉस अल्फा बाई 2 जनरली आता है। इसका सॉल्व करेंगे, डेरिवेशन है, जरूरत नहीं है आपको, बस ये फॉर्मूला याद रखना है कि व्हाट इज द ऑप्टिमम ऑप्टिमम एफिशिएंसी ऑफ इम्पल्स टरबाइन, देन द ऑप्टिमम एफिशिएंसी ऑफ द impulse turbine is, it is a ratio of tangential blade velocity upon absolute blade velocity. Okay, and when you put to solve to find U and V1, we got the optimum efficiency of the impulse turbine, that is cos alpha into 1/2। क्लियर है। और यही अगर मैक्सिमम एफिशिएंसी पूछ दिया तो मैक्सिमम एफिशिएंसी की वैल्यू आ जाएगी cos स्क्वायर अल्फा, वेयर अल्फा इज द जेट एंगल एट इनलेट। ठीक है, रिएक्शन टरबाइन की बात करें तो रिएक्शन टरबाइन के केस में मैक्सिमम एफिशिएंसी की वैल्यू जो आती है 2 cos स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर अल्फा, वेयर अल्फा इज द जेट एंगल एट इनलेट। ठीक है, ये वाला। ठीक है, ये अल्फा, दिस अल्फा। क्लियर है। चलिए आगे बात करने वाले हैं डिग्री ऑफ रिएक्शन। क्या होता है भाई डिग्री ऑफ रिएक्शन, डिग्री ऑफ रिएक्शन होता है चेंज इन एनर्जी ऑफ मूविंग ब्लेड। ठीक है, डिग्री ऑफ रिएक्शन होगा चेंज इन एनर्जी, दैट इज इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी वी कैन से दैट चेंज इन एंथैल्पी ऑफ मूविंग ब्लेड अपॉन टोटल चेंज इन एनर्जी। और टोटल चेंज इन एनर्जी क्या हो जाएगा, टोटल चेंज इन एनर्जी हो जाता है हमारा चेंज इन एंथैल्पी ऑफ मूविंग ब्लेड प्लस चेंज इन एंथैल्पी ऑफ फिक्स्ड ब्लेड। देयरफॉर वी कैन राइट दैट the degree of reaction of the turbine, both impulse and reaction turbine, its value is change in enthalpy of moving blade upon change in enthalpy of moving blade plus change in enthalpy of fixed blade। ओके, याद रहेगा आपको ये। तो बस इतना ही आपको चीज़ों को पढ़ना है, एक फॉर्मूला आपको ये याद रखना है इस चैप्टर में। उसके बाद आपको इम्पल्स, ये कुछ फॉर्मूला, ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। और ये जो फॉर्मूला है इम्पल्स टरबाइन में ऑप्टिमम एफिशिएंसी कितनी होती, मैक्सिमम कितनी होती, रिएक्शन टरबाइन की मैक्सिमम एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको याद होना चाहिए। कंपाउंडिंग की कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, किसमें क्या होता है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है, क्या ज़रूरत है कंपाउंडिंग करने का, नीड। ठीक है, उसके बाद आपको इम्पल्स टरबाइन, रिएक्शन टरबाइन में ये सब सिस्टम जो मैंने आपको बताया था डिटेल में, ये सब चीज़ें पता होना चाहिए। और ये जो फॉर्मूला मैंने नीचे कुछ कराया था ये सब। ठीक है, बस इतना ही आपको पढ़ना है और आपका काम खत्म हो जाएगा। इससे ज़्यादा कुछ अभी आपको स्टीम टरबाइन में नहीं पढ़ना है। अब जल्दी से लेट नहीं करते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टीम टरबाइन का क्वेश्चन लगाना। सबसे पहला है कर्टिस टरबाइन इज एन एग्जांपल ऑफ, अभी कुछ देर पहले ही हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, कर्टिस टरबाइन किसमें आता है, वेलोसिटी कंपाउंड इंपल्स टरबाइन में आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, क्रिटिकल प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ स्टीम एट, क्या होता है क्रिटिकल प्रेशर, चलो पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ाया था, बॉयलर जब पढ़ा रहा था, क्या होता है क्रिटिकल प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ स्टीम एट एग्जिट ऑफ स्टीम नोजल, आइदर एट इनलेट और आउटलेट, इनलेट ऑफ द नोजल या थ्रॉट ऑफ स्टीम नोजल। बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा, यस इट इज द एग्जिट ऑफ स्टीम नोजल। स्टीम नोजल के एग्जिट पे हमको क्रिटिकल प्रेशर मिलता है। ठीक है, नाउ इन impulse turbine pressure on the two sides of the moving blade are remain same, है ना। अब याद करो, compounding of steam turbine is done to balance the rotor, reduce the blade friction, reduce the rotor speed। yes, okay, चलिए, which of the following does not relate to steam engine, crankshaft, steam chest, cross head, steam separator। steam engine में कौन सा चीज इसमें से डज नॉट रिलेट करता है, 3.5 बताइए जल्दी। यस, स्टीम चेस्ट जो होता है वो इसमें नहीं लगा रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इफ वी
1 be the inlet absolute velocity of two blade and VB be the V1 VB लिखा है ना, हाँ, tangential blade velocity and alpha be the nozzle angle, then for the maximum blade efficiency for a single stage impulse turbine क्या हो जाएगा फॉर्मूला। अच्छा ठीक है ठीक है, याद कीजिए मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या हो जाएगा। मैक्सिमम एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या आ रहा था हमारा, अभी हम पढ़ाए थे ना आपको। मैक्सिमम एफिशिएंसी कहाँ पढ़े थे हम लोग, लाइक दिस। मैक्सिमम एफिशिएंसी कितना आया था हम लोग का, ओके लाइक दिस, ये देखिए u अपॉन v1 cos अल्फा अपॉन 2, ठीक है, दैट इज ऑप्टिमम। ऑप्टिमम पूछना चाहिए था, क्वेश्चन में मैक्सिमम लिखा है, मैक्सिमम तो cos स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, है ना, cos स्क्वायर अल्फा हो जाएगा वैसे आंसर, बट ये cos स्क्वायर अल्फा ऑप्शन में होगा ही नहीं, cos स्क्वायर अल्फा दिया तो है वैसे, तो ऑप्शन सी होगा या फिर cos अल्फा अपॉन 2। देखो ऑप्टिमम एफिशिएंसी की बात करें तो यहाँ पे जो टर्म्स जिस तरीके से लिखा गया है उस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। जनरली ऑप्टिमम एफिशिएंसी जो होता है रो से दिखाते हैं और क्या होता है u अपॉन v1, यहाँ पे u को बोला गया है vb से, v1 को बोला गया है vi से, तो इसका आंसर हमारा आया था cos अल्फा अपॉन 2। मैक्सिमम एफिशिएंसी जो होता है उसकी वैल्यू होती है cos स्क्वायर अल्फा, बट इसको आप vb अपॉन vi के इक्वल नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा। इसको डिवाइड करते हैं किसी दूसरे टर्म से तब जाकर ये cos स्क्वायर अल्फा आता है। तो ये जनरली ऑप्टिमम एफिशिएंसी के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप इसमें से कौन सा ऑप्शन टिक कर दोगे, यस ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ओके, थोड़ा सा चीजों को समझना पड़ेगा, छोटी छोटी गलतियां हो जाती है। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मैक्सिमम डायग्राम, डायग्राम एफिशिएंसी फॉर पार्सन रिएक्शन टरबाइन। जाहिर सी बात है पार्सन टरबाइन आपको नहीं पता, ठीक है, रिएक्शन टरबाइन तो पता है ना, तो रिएक्शन टरबाइन का मैक्सिमम एफिशिएंसी में क्या फार्मूला बताया था, 2 cos, नहीं याद है तो देख लो भैया क्या बताया था, 2 cos स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर अल्फा, है ना, तो ऑप्शन ए इज योर राइट, सॉरी 2 है ना, हाँ सही है, ऑप्शन ए दिस इज योर राइट आंसर। चलिए, now in a reaction turbine the heat drop in fixed blade is 8 kilojoule per kg, kilojoule per kg किसकी यूनिट है, एंथैल्पी की यूनिट है, ठीक है, and the total heat drop per stage is 20 kilojoule per kg। okay, the degree of reaction is, क्या हो जाएगा भाई, तो डिग्री ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ मूविंग ब्लेड अपॉन टोटल एंथैल्पी, मतलब चेंज इन एंथैल्पी ऑफ मूविंग ब्लेड प्लस चेंज इन एंथैल्पी ऑफ फिक्स ब्लेड। यहाँ पे क्या दिया रखा है, हीट ड्रॉप इन द फिक्स ब्लेड का दे रखा गया है। ओके, तो इसको मैं डिग्री ऑफ रिएक्शन इस तरीके से निकाल सकता हूँ, और लिखा है टोटल हीट ड्रॉप पर स्टेज विल बी 20, टोटल दिया है तो नीचे टोटल मतलब मूविंग ब्लेड का भी और फिक्स ब्लेड का भी दोनों का सम हो जाएगा 20, और ऊपर हमें मूविंग का चाहिए फिक्स का दिया है, तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे टोटल में से, अगर मैं फिक्स का माइनस कर दूं तो हमें क्या मिल जाएगा, मूविंग ब्लेड का मिल जाएगा, ये हमें मिल गया मूविंग ब्लेड का 12, तो 12 अपॉन 20 हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 0.60, 100 से मल्टीप्लाई कर दो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा 60% आंसर हो जाएगा। ओके चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, व्हेन स्टीम फ्लो ओवर मूविंग ब्लेड ऑफ एन इम्पल्स टरबाइन, जब हमारा स्टीम मूविंग ब्लेड पे फ्लो करता है तब क्या होता है, इम्पल्स टरबाइन में प्रेशर कांस्टेंट होता है, वेलोसिटी कम होता है, याद रखना, प्रेशर ड्रॉप एंड वेलोसिटी इंक्रीज, प्रेशर रिमेन कांस्टेंट एंड वेलोसिटी डिक्रीज, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ठीक है, आगे है मैक्सिमम एफिशिएंसी फॉर अ सिंगल स्टेज प्योर इम्पल्स ब्लेडिंग सिमेट्रिकल विथ नोजल एंगल अल्फा इज मैक्सिमम एफिशिएंसी cos स्क्वायर अल्फा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना, याद आया ना। ओके, नाउ रीहीट फैक्टर फॉर अ मल्टी स्टेज स्टीम टरबाइन इज द रेशियो ऑफ, रीहीट फैक्टर मैंने आपको ये चीज नहीं पढ़ाया था तो याद कर लेना, रीहीट फैक्टर एक्चुअली में क्या होता है, इट इज cumulative enthalpy drop to the total isentropic enthalpy, that is known as reheat factor of the multi-stage turbine। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। The term bleeding in a steam turbine refers to, स्टीम टरबाइन में ब्लीडिंग टर्म क्या रेफर्स करता है, लीकेज ऑफ स्टीम, स्टीम एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्रीहीटिंग फीड वाटर,
स्टीम डूइंग नो यूजफुल वर्क, या फर्स्ट वाला रिमूवल ऑफ वेस्ट स्टीम। बताइए क्या आंसर हो जाएगा। यस, ब्लीडिंग का मतलब होता है यहाँ पे आपका दैट इज स्टीम एक्सट्रैक्टेड फॉर प्री हीटिंग फीड वाटर इज नोन एज टरबाइन ब्लीडिंग। ठीक है। Now the degree of reaction of a steam turbine is the ratio between the enthalpy drop in nozzle moving blade and the stage moving blade and the that in the nozzle। कौन सा ऑप्शन है, इन द नोजल एंड दैट इन मूविंग ब्लेड। बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा, क्या होता है, क्या होता है डिग्री ऑफ रिएक्शन। यस, मूविंग ब्लेड की एंथैल्पी अपॉन नीचे टोटल एंथैल्पी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो मूविंग ब्लेड का अपॉन टोटल एंथैल्पी, मतलब टोटल स्टेज की एफिशिएंसी। एक स्टेज में क्या होता है, एक फिक्स ब्लेड होता है, एक मूविंग ब्लेड होता है, दोनों की एंथैल्पी। ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका। इन रिएक्शन टरबाइन काइनेटिक एनर्जी इज एप्लीकेबल एज द फ्लूइड द वेन्स आर पार्शियली फिल्ड। रिएक्शन टरबाइन में total energy of fluid is converted to kinetic energy in the runner, it is not exposed to atmosphere reaction turbine। बताइए क्या आंसर हो जाएगा। yes, in reaction turbine option D is your right answer। it is not exposed to atmosphere, it is not directly exposed to the atmosphere। okay, in the reaction turbine only a part of total head available at the inlet to the turbine that is converted to velocity head before एंटरिंग टू द रनर। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस थे इस टॉपिक के। आशा करता हूँ चीजें सारे क्वेश्चंस वगैरह समझ में आ गया होगा। कहीं डाउट वगैरह है तो आप हमें टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस जय हिंद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।